हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो है हमारा इमरजेंसी से रिलेटेड और आज 25 जून है और 1975 में 25 जून को इमरजेंसी लगी थी। तो उसके पीछे की सारी स्टोरी को हम डिस्कस करेंगे कि ये इमरजेंसी क्यों लगी थी, क्या क्या हुआ था और इसके कुछ कंसिक्वेंस भी देखेंगे। हमारी इकोनॉमी के साथ इसका क्या कंसिक्वेंस था और पूरे देश में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था। इस स्टोरी को समझने से पहले सबसे पहले हमें जो इसने इमरजेंसी इम्पोज किया था उसके बारे में पढ़ना होगा। तो ये इमरजेंसी कब इम्पोज की गई थी? तो इमरजेंसी वाज अ 21 पीरियड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस इन इंडिया डिक्लेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इन 1975 एंड दिस ड्रामेटिक इवेंट हैड फॉर रीचिंग consequence across the Indian society impacting civil liberty, the economy and the country political landscape। ये सब तो है हमारा, जिसको हम आगे देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। इसको समझने के लिए बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अब हम समझेंगे पहले आपातकाल होता क्या है। तो आपातकाल एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे, ये तो आपातकाल की यहाँ पे डेफिनेशन है जो कहीं भी हो सकती है, किसी भी सेक्टर में हो सकती है। और आपातकालीन में इमीडिएट रिस्क होता है और जब हम पॉलिटिकल आपातकाल की बात करते हैं तो उसमें पूरे देश में को बंद कर दिया जाता है और जिसमें किसी भी तरह की लिबर्टी पीपल को नहीं दी जाती है, यानी कि डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाती है उस टाइम। तो अब हम देखते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। तो इमरजेंसी 1975 को समझने के लिए आपको इंदिरा गांधी की कुछ स्टोरी समझनी पड़ेगी। जैसे कि 25 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977 तक का 21 महीने अवधि तक का भारत में आपातकालीन घोषित किया गया था, यानी इमरजेंसी घोषित किया गया था। और तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 अनुच्छेद के तहत आपातकालीन की घोषणा कर दी। उन्होंने बिना इसके कंसिक्वेंस को जाने हुए इनके कहने पे और इन्होंने फखरुद्दीन अली ने हस्ताक्षर कर दिया और उनको पता भी नहीं था कि देश में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। और इसको स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल कहा गया था। और आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए और नागरिक अधिकारों को समाप्त करके मनमानी की गई। इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया गया और प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे हम ये भी समझेंगे कि और क्या क्या चीज़ें की गई और साथ ही साथ लोगों को कितना प्रताड़ित किया गया इस इमरजेंसी के तहत। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के बेटे यानी संजय गांधी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर पुरुष नसबंदी अभियान चलाया गया और इसको जयप्रकाश नारायण ने भारतीय इतिहास का सबसे सर्वाधिक काली अवधि कहा था। अगर हम देखें तो आपातकालीन से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसे कि कब से कब तक लगाया। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये किस धारा के तहत लगाया गया और इसको रेडियो पर घोषणा की गई थी और जिसमें मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। आपातकाल का यही मतलब होता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई जिसको हम आगे की वीडियो में समझेंगे। अब हम कुछ इनके बारे में समझ लेते हैं, इंदिरा गांधी के बारे में कि क्या हुआ था, स्टोरी क्या थी। तो 1967 से लेके 1971 के बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्टी के साथ ही संसद में भारी बहुमत अपने नियंत्रण में कर लिया था और केंद्रीय मंत्रिमंडल के बजाय प्रधानमंत्री के सचिवालय के भीतर ही केंद्र सरकार की शक्तियों को केंद्रित किया गया था। सचिवालय के निर्वाचित सदस्यों को उन्होंने एक खतरे के रूप में देखा। उनके लिए वह अपने प्रधान सचिव जो कि PN हेक्सर, जो इंदिरा गांधी के सलाहकारों की अंदरूनी घेरे में आते थे, उन पे उन्होंने भरोसा किया। और इसके अलावा परमेश्वर नारायण हेक्सर ने सत्तारूढ़ पार्टी के विरोध विचारधारा प्रतिबंध नौकरशाही के विचारधारा को बढ़ावा दिया। तो ये सारी चीज़ें कब हुई और जिसके बारे में हम समझ रहे हैं। इसके बाद इंदिरा गांधी ने चतुराई से अपने प्रतिबंधियों को अलग कर दिया, जिसके कारण कांग्रेस विभाजित हो गई और कांग्रेस 1960, अगर मैं यहाँ पे आपको इसको एक्सप्लेन करूँ कि कांग्रेस जो है हमारी 1969 में दो भागों में बट गई, जिसको एक को बोला गया कांग्रेस O यानी कि सिंडिकेट के रूप में जाना गया, जिसमें पुराने गार्ड शामिल थे, और कांग्रेस R जिसमें जो इंदिरा गांधी के साइड में थे। ये दो भागों में बट गई और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस संसदों के एक बड़े भाग ने प्रधानमंत्री का साथ दिया। इंदिरा गांधी की पुरानी
कांग्रेस पार्टी से ज़्यादातर जितने ताकतवर और आंतरिक लोकतंत्र के साथ वो एक मजबूत संस्था बनी। और दूसरी ओर कांग्रेस जो आर है के सदस्यों ने जल्द ही उनको समझ में आ गया कि उनकी प्रगति इंदिरा गांधी और उनके परिवार के लिए अपनी वफादारी दिखाने पर ही पूर्ण निर्भर करती है। तो कांग्रेस आर के लोग पूरी तरह से इंदिरा गांधी और उनके परिवार की तरफ अपनी वफादारी निभाने में बिजी थे और यही दिखावटी और चतुकारिता प्रदर्शित करना उनकी दिनचर्या बन गया था। साथ ही साथ आने वाले वर्षों में इंदिरा का प्रभाव इतना बढ़ गया कि कांग्रेस विधायक दल द्वारा निर्वाचित सदस्यों के बजाय राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में स्वयं चुने गए वफादारों को स्थगित कर सकती थी। और इन्होंने आगे भी बहुत सारी चीज़ें की, जैसे कि इंदिरा उस टाइम जो सरकार के पास जनता के बीच में जनता की इतनी समर्थन उनको प्राप्त थे कि इसकी एक और कारण सरकार द्वारा लिए गए फैसले भी थी, जिसमें जुलाई 1969 में इन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जैसे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराया 1969 में। साथ ही साथ उन्होंने 1970 में पृथ्वी पर्स में उन्मूलन शामिल किया। ये फैसले अपने विरोधियों को सार्वभौमिक झटका देने के लिए था। साथ ही साथ अध्यादेश के माध्यम से अचानक किए गए थे और उसके बाद सिंडिकेट और अन्य विरोधियों के विपरीत इंदिरा को गरीब समर्थन, धर्म के मामलों में अर्थशास्त्र और धर्मनिरपेक्षता व समाजवाद के साथ पूरे देश के विकास के लिए खड़ी एक छवि के रूप में देखा गया। प्रधानमंत्री को विशेष रूप से वंचित वर्ग जैसे गरीब, दलितों और महिलाओं और अल्पसंख्यकों द्वारा बहुत समर्थन मिला और उनके लिए वह एक इंदिरा अम्मा बन गई थी। अब 1971 के आम चुनाव में गरीबी हटाओ का जो नारा था वो इतना फेमस हो गया कि उनकी जो जीत है बहुत बहुमत के साथ वो उनको जीत मिली। और जीत में इतने मतलब 15 अगर हम देखें जीत उस टाइम 518 में से 352 सीटें में जीत दर्ज किया गया 1971 में। और जीत में इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने बाद में लिखा कि कांग्रेस आर यानी कि असली कांग्रेस के रूप में खड़ी है, इसे योग्यता प्रदर्शित करने के लिए किसी प्रत्यय की आवश्यकता नहीं है। ये तो थी इनकी स्टोरी। लेकिन 1971 में दिसंबर में सक्रिय युद्ध, जिसमें कि भारत में पूर्वी पाकिस्तान पहले था जिसको बांग्लादेश अब कहा जाने लगा, और कट्टर दुश्मनों से 1971 में इन्होंने आज़ादी भी दिलवाई और अगले माह में उन्होंने भारत रत्न से इनको पुरस्कृत भी किया गया क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई थी। उस समय इन्होंने ये बहुत फेमस हो गई थी उस टाइम। उसके बाद क्या हुआ, नियमित रूप से एक तानाशाह होने और ये सब इनकी तानाशाही तो थी ही, ये पॉपुलर भी थी और साथ ही साथ तानाशाही थी। लेकिन जब हम 1975 की बात करते हैं तो 1975 और जून का मंथ इतना भीषण गर्मी था उस समय, और अचानक यह सब हुआ कि इलाहाबाद, ये घटना स्टार्ट हुई इमरजेंसी की जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दौरान उस फैसले में जिसमें इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली करने का दोषी पाया गया, जो 1971 में जो चुनाव हुए थे जिसमें इतने भारी बहुमत के साथ इंदिरा गांधी जीती थी, ये पाया गया कि इन्होंने बहुत धांधली है। और उन्होंने क्या क्या जस्टिफाई किया, जैसे कि इकोनॉमिक ट्रबल, सिविल अरेस्ट और साथ साथ जुडिशियल चैलेंजेस को भी इन्होंने बताया। बहुत सारे विरोधी दल थे जिनको जेल में डाल दिया गया। सिखों द्वारा इसका विरोध किया गया और साथ ही साथ इसका विरोध किया गया था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की भूमिका भी इसमें बहुत ज़्यादा रही थी। इसमें विपक्ष के नेताओं ने इसका विरोध किया और जिस पर पुलिस संगठन टूट पड़ी और हजारों कार्यकर्ताओं को कैद कर दिया गया। आरएसएस ने प्रतिबंध को चुनौती दी और हजारों श्रमिकों ने प्रतिबंध के खिलाफ मौलिक अधिकार के हनन के खिलाफ सत्याग्रह में भाग भी लिया। सिखों द्वारा भी बहुत विरोध किए गए। सभी विपक्षी दलों के नेताओं और सरकार के अन्य स्पष्ट आलोचनाओं ने गिरफ्तारी किए जाने और सलाखों के पीछे भेज जाने के बाद पूरे भारत सदमे की स्थिति में था। आपातकाल की घोषणा के कुछ ही समय बाद
सिख नेतृत्व ने अमृतसर में बैठक का आयोजन किया, जहां उन्होंने कांग्रेस की फांसीवादी प्रवृत्ति का विरोध करने का संकल्प लिया। देश में पहले जन विरोधी का आयोजन अकाली दल ने किया था, जिसे लोकतंत्र की रक्षा का अभियान के रूप में जाना जाता है, और ये 1 जुलाई को अमृतसर से शुरू किया गया। आपातकालीन लागू करने के लगभग 2 साल बाद विरोधी की लहर तेज होती देख प्रधानमंत्री ने लोकसभा भंग कर चुनाव कराने की सिफारिश कर दी, और चुनाव में आपातकालीन लागू करने का फैसला कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ। खुद इंदिरा गांधी अपने गढ़ रायबरेली से चुनाव हार गई और जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। संसद में कांग्रेस की सदस्यता की संख्या 350 जो जिसमें इनकी जीत हुई थी, वो घटकर सिर्फ और 153 ही रह गई, और 30 वर्षों के बाद केंद्र में किसी गैर कांग्रेसी संगठन का गठन हुआ और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक भी सीटें नहीं मिली। नई सरकार ने आपातकालीन के दौरान लिए गए फैसलों की जांच के लिए शाह आयोग गठित किया, यानी कि आपातकालीन में जो भी फैसले लिए थे उसके लिए एक शाह आयोग गठन किया गया था। और उसके साथ साथ नई सरकार ने शाह आयोग गठन करने के बाद हालांकि सरकार 2 साल ही टिक पाई और अंदरूनी अंतर्विरोधियों के कारण सरकार गिर गई, और उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने कुछ मंत्रियों की दोहरी सदस्यता पर सवाल उठाए और जनसंघ के सभी सदस्य थे। इसी मुद्दे पर चरण सिंह ने सरकार के समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस के समर्थन से उन्होंने सरकार बनाई, लेकिन चली सिर्फ 5 महीने। उसके नाम कई सदन नहीं जाने वाले प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड दर्ज हुआ, यानी कि वो टाइम बहुत ही खराब था। अगर हम देखें, इमरजेंसी एक कहर की तरह आई थी। इसमें बहुत सारे घटना हुए, बहुत सारा इंदिरा गांधी पे इस टाइम जो चुनाव 1971 में उन्होंने जीता था उसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगे कि इन्होंने वोटरों को घूस देकर और बहुत सारे सरकारी मशीनों का गलत इस्तेमाल करके और बहुत सारी ऐसे सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल करके उन्होंने वो जीता था। और इसके साथ साथ बहुत सारे इम्पैक्ट देखने को मिले। क्या क्या हुआ, अब जिसमें से मीडिया का क्रैकडाउन हुआ सबसे बड़ा। जो गवर्नमेंट थी वो इम्पोज कर रही थी रिस्ट्रिक्शन और सेंसरशिप ड्यूरिंग द इमरजेंसी एंड एग्जिस्टिंग टाइट कंट्रोल ओवर द प्रेस एंड ब्रॉडकास्टिंग। मेनी न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशन फेस्ड सेवरल रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर रिपोर्टिंग विद द क्रिटिकल कवरेज ऑफ एन बैंड ऑन अ हेविली एडिटेड। यानी कि जितनी भी चीजें हुई थी उस पर एकदम हैवी इम्पोर्ट किया गया और क्रिटिकल प्रेस पूरी तरह से उनके कब्जे में हो गया। जो भी वो कहता था उसके ऊपर एडिट बैठता था या कोई भी चीज़ ब्रॉडकास्टिंग नहीं हो पाती थी कोई भी चीज़ का। तो उस टाइम 2 साल का जो पीरियड था वो एकदम काले धब्बे के समान था डेमोक्रेसी का, और उस टाइम डेमोक्रेसी एकदम ख़त्म हो गई थी इंडिया में। लोगों के आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई थी और साथ ही साथ एक रिपोर्ट में बताया गया कि कितने सारे लोगों को बिना उनके गुनाह हुए भी 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जेल में कैद कर दिया गया, और ये आंकड़ा शायद इससे भी ज़्यादा होगा। और कितने लोगों को बेरहमी से मारा गया और पीटा गया। प्रोपोगेंडा मशीनरी और कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन फ्लो भी यहाँ पे देखा गया कि किस तरह से ट्रांसफ़र किया गया प्रोपोगेंडा टूल प्रोजेक्ट, जिसमें पॉजिटिव इमेज दिखाया गया गवर्नमेंट का। हर एक लोग बहुत नाराज हो गए थे। और इकोनॉमिक पॉलिसीज और उसके कंसिक्वेंस देखने को मिले। फिजिकल ऑटर्निटी का मतलब होता है जो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर देती है रिस्ट्रिक्शन, जिसमें कि पब्लिक स्पेंडिंग पे और हाई टैक्सेस लगा देती है। तो ये सारा फिजिकल डेफिसिट देखा गया था उस टाइम की सिचुएशन में। और साथ ही साथ कुछ इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन भी देखने को मिला गया था, जैसे कि पूरे इकोनॉमी पे कंट्रोल था और प्राइवेट इंटरप्राइजेस भी डिक्लाइन होने लगे थे, और इंडस्ट्री की इनपुट डिक्लाइन होने के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन ये सब कुछ डिक्लाइन हो गया था उस टाइम की सिचुएशन में। इन्फ्लेशन और शॉर्टेज ये दोनों चीज़ें एक साथ होने की वजह से इकोनॉमी पूरी तरह से खराब हो गई थी। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसमें कुछ सोशल कल्चरल भी चेंजेस हुए थे इसके दौरान, जैसे कि अभी राजीव गांधी ने कैसे डिस्टर्ब किया फैमिली लाइफ को। इमरजेंसी के दौरान जिस तरह से
widespread or upheaval in a Indian household with the forced sterilizations and displacement tearing families apart from a shattering social norms। तो लोगों को पकड़ पकड़ के जिस तरह से स्टरलाइजेशन कराया गया वो एक तरह से पूरा सोशल चेंज था उस टाइम के लिए। यूथ का मोबिलाइजेशन जिस तरीके से हुआ, साथ ही साथ आर्ट और कल्चर पे किस तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया और रिलीजियस टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जैसे कि स्टूडेंट एक्टिविटीज़, यंग पीपल जितने लोग थे, गवर्नमेंट क्रैकडाउन हो गई जिसकी सारी लिबर्टी और एंगेजमेंट सब कुछ खत्म हो गया था उस 2 साल के पीरियड के लिए। साथ ही साथ एग्रीकल्चरल चेंजेस हुए, इंडस्ट्रियल चेंजेस तो हमने देखे ही देखे, साथ साथ हेल्थ केयर और एजुकेशनल डिस्ट्रप्शन भी बहुत ज़्यादा हुआ था उस टाइम। इसका इम्पैक्ट पूरी कंट्री पे इतना ज़्यादा मैसिव लेवल पे हुआ जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हम एक प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के इमोशनल और मेंटल कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी इस सिचुएशन जहाँ पे वो खुद को संभालने में उनको बहुत सकते हैं। साथ ही साथ कैसे रिस्ट्रिक्ट किया गया इमरजेंसी को, जिसमें ये अरेस्ट किया गया अपोजिशन के लीडर्स को और अंडरग्राउंड प्रेस हो गई, ग्रास रूट पे कैंपेन चलाए गए और बहुत ज़्यादा कुछ किया गया इस इमरजेंसी के दौरान। तो हम समझ सकते हैं ये कितना मैसिव लेवल का ये इमरजेंसी और क्यों इसको हम काले धब्बे के रूप में देखते हैं अपने डेमोक्रेसी में, क्योंकि इतनी लंबी इमरजेंसी कहीं से भी सही नहीं है। और साथ ही साथ देखेंगे कि इसका क्या कंक्लूजन निकला है। तो लास्टिंग इम्पैक्ट अगर देखें तो इमरजेंसी लेफ्ट अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप, इनरोडिंग पब्लिक ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट एंड फ्यूलिंग रीन्यूड कमिटमेंट एंड द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। किस तरह से लोगों का सरकार के ऊपर से विश्वास उठ गया था इस इमरजेंसी 1975 के दौरान, और उसके बाद डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस यानी कि किस तरह से अलग अलग मूवमेंट्स चले और अपोजिशन पार्टियों के साथ जिस तरह से बुरा व्यवहार किया गया वो शायद ही कभी हमारे इंडिया की हिस्ट्री में हुआ है। तो ये था पूरी डार्क स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी 1975। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।